हेलो जी, वेलकम बैक टू चल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और फुल मजे में लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। भाई हर किसी का एक सपना होता है कि उसके पास एक गाड़ी हो, और अगर आप वो गाड़ी गलत परचेज कर लेते हो तो जितनी खुशी उस गाड़ी को खरीदते टाइम होती है उतना ही ज्यादा दुख होता है उस गाड़ी को जब आप चलाते हो और फिर आप सोचते हो अरे यार ये गाड़ी तो मैंने यार बहुत गलत परचेज कर ली, मुझे ये नहीं लेनी चाहिए थी। एंड मोस्टली हमारे इंडिया में 90% लोग, हाँ ये अब ग्राफ थोड़ा सा बढ़ गया है, दूसरों को देख के भाई गाड़ी लेते हैं। अगर उसके पास ये गाड़ी है तो भाई मैं भी ये लूंगा। पड़ोस में भी ऐसे ही होता है और आज से नहीं बहुत पहले से होता रहा है। देखो उन्होंने वो गाड़ी ली है, अब किसी को कोई गाड़ी लेनी होती है तो पड़ोस की बातचीत पहले चलती है कि देखो उन्होंने ये गाड़ी ले रखी है, ये गाड़ी ठीक है तो ये ले लेते हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि उनकी क्या जरूरत है, उन्होंने किस हिसाब से गाड़ी ले रखी है और आपकी क्या जरूरत है, आपके हिसाब से कौन सी गाड़ी सही रहेगी। तो यहीं पे हम आके गलती करते हैं। एंड भाई 90%, जी हाँ, पहले 70 फिर 80, अब ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है। नियर अबाउट 85 to 90% जो हमारे इंडिया में है वो गलत गाड़ी परचेज करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी गाड़ी, कौन सा वेरिएंट, कौन सा सेगमेंट, कौन सा फ्यूल, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारे पॉइंट ना आप नोट कर लेना, आप गलत गाड़ी परचेज नहीं करोगे, आप परफेक्ट कार लोगे अपने लिए। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस से जुड़े रहने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि जब भी कोई वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1, बजट। जी हाँ, सबसे पहले आपको अपना बजट डिसाइड करना है कि मुझे कितने पैसे खर्च करने हैं। मेरे पास भी जब कोई सवाल आता है मैं हमेशा उनसे यही पूछता हूं, मेरे यार दोस्त भी जब मुझसे पूछते हैं तो मैं यही पूछता हूं, भाई ये बताओ कि पैसे कितने खर्च करने हैं। उसके बाद सेगमेंट, मतलब मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूं कि क्या क्या चीजें देखनी होती है। अब बजट की बात आ गई तो आप आज की डेट में बजट डिसाइड करना ऑन रोड प्राइस के हिसाब से। अब आप ये देखो कि यार 10 लाख रुपए एक्स शोरूम है, लेकिन वो 10 लाख एक्स शोरूम नहीं है, उसके ऊपर फिर उसका इंश्योरेंस जुड़ेगा, रोड टैक्स जुड़ेगा, तो ये सारा जोड़ मिला के भाई 1.5-2 लाख एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं और जो आपने बजट बनाया है 10 लाख का वो पहुंच जाता है 12 लाख पे। तो आप जब भी बजट बनाए अपना ऑन रोड के हिसाब से आपको बजट बनाना है। फिर सेकंड आता है गाड़ी कैश पे लेनी है या लोन पे लेनी है। तो अगर आप गाड़ी ले रहे हो 10 लाख रुपए की, मैं 8 लाख की मान लेता हूं, मतलब एक्स शोरूम 8 साढ़े 8, तो 10 लाख की ऑन रोड होगी, ठीक है। तो अगर आप गाड़ी ले रहे हो 10 लाख की तो आप उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा 3-4 लाख का लोन लीजिए। ज्यादा ही करते तो आप 50% तक लोन ले सकते हो। उसके बाद जो बाकी के 5 लाख रुपए वो आप कहीं पे इन्वेस्ट कीजिए, वो आपको इन्वेस्ट करने वाले बता देंगे कि कहां पे इन्वेस्ट करें। अब उसका बेनिफिट आपको कहां मिलेगा, जो आपने 5 लाख नहीं दिए, जिसकी आपने ईएमआई बनवाई, उसके ऊपर आप ज्यादा पैसा कहीं और से अर्न कर पाओगे। और जो आपकी ईएमआई है उसके ऊपर लगने वाला जो इंटरेस्ट है वो आपका लगभग वेव ऑफ ही हो जाएगा, बल्कि क्या पता उसमें आपको कुछ प्रॉफिट ही मिल जाए। देखो आपका पैसा भी इन्वेस्ट हो गया, वहां से रिटर्न भी आ गया और इधर से आपकी ईएमआई के ऊपर का इंटरेस्ट भी बच गया। तो आपको ऐसे करना है। आप देखो कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सारे टाइकून हैं, सब भाई लोन पे लेते हैं। तो वही है, लोन आप अपने हिसाब से देख लो कि भाई मेरे को कितना इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, कैसे करना है। थर्ड पॉइंट आ जाता है फ्यूल। जी हाँ, अब गाड़ी पे तो आपने एक बार में पैसा खर्च कर दिया, लेकिन जो उसके अंदर फ्यूल डलेगा वो तो भाई आपको बार बार डलवाना पड़ेगा। और अगर आपने ऐसी गाड़ी ले ली जिसकी फ्यूल कंजम्पशन है बहुत कम और आपकी रनिंग है बहुत ज्यादा, तो फिर तो भाई आप सोच में ही पड़ जाओगे। फिर आप पता है क्या करोगे, अरे मैं इस गाड़ी को बेच देता हूँ, बेच के फिर मैं दूसरी गाड़ी लेता हूँ, और इस कारण आप अपना डबल लॉस करोगे। एक तो आपने गलत गाड़ी ली, फिर आप उसको खड़े पैर बेचोगे तो उसकी आपको रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी। जब आप दूसरी गाड़ी खरीदोगे उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, तो यहां आपका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। तो इस भारी नुकसान से बचने के लिए आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे को कौन से फ्यूल पे जाना है। अब पहले तो होता था डीजल पेट्रोल, फिर आ गया डीजल पेट्रोल सीएनजी, और अब जुड़ गया है उसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल, एंड साथ साथ अब हाइब्रिड व्हीकल्स भी आने लगे। तो ये 5 तरह के फ्यूल्स हमारे को मिलते हैं। अब इस पे हम डिसाइड कैसे करें कि हमारे को किस फ्यूल के ऊपर जाना है। सबसे पहले आते हैं हम पेट्रोल पे। पेट्रोल पे जब जाओ जब आपकी जो रनिंग है वो नियर अबाउट 1500 किलोमीटर रहने वाली है। 1000 वालों को तो लेना ही प्योर पेट्रोल चाहिए, 1500 वालों को भी भाई पेट्रोल पे ही जाना चाहिए। प्लस जो आपकी पेट्रोल की मेंटेनेंस है वो भी कम रहती है। तो जब आपकी रनिंग रहे, इवन आप थोड़ा सा और 1700-1800 तक भी जाओगे ना महीने में, तब भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पेट्रोल पे जाइए। डीजल पे हमारे को कब जाना है, जब हमारी जो महीने की रनिंग है वो है भाई 2000 किलोमीटर या उससे ज्यादा, तभी आप जो अपना एक्स्ट्रा पैसा दे के आए हो। क्योंकि जो डीजल व्हीकल होता है वो पेट्रोल के मुकाबले लाख सवा लाख महंगा होता है। प्लस उसके ऊपर जो आपका रोड टैक्स लगेगा, इंश्योरेंस होगा, ग्रीन टैक्स लगेगा, ये सारी ग्रीन टैक्स मोस्टली आपका दिल्ली एनसीआर में ही लगता है यहाँ पे, तो जो लगेगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पेट्रोल व्हीकल। और वो पैसा आप तभी रिकवर कर पाओगे जब आप उस गाड़ी को चलाओगे। मेरा मतलब ये नहीं कि उसको सारा दिन चलाते रहो, अगर आपकी रनिंग उतनी है तो आपको डीजल पे जाना है। फिर नेक्स्ट आ जाता
जाता है सीएनजी। अब सीएनजी और डीजल में आप लगभग बराबर मान सकते हो। अब सीएनजी मैं आपको तब रेकमेंड करूंगा जब एक तो सीएनजी जो स्टेशन हैं वो आपके घर के नजदीक हो, आपको ज़्यादा दूर न जाना पड़े, नहीं तो आने जाने में आप टाइम वेस्ट करोगे और आने जाने में जो आपका फ्यूल लगेगा उस पर आप पैसे वेस्ट करोगे। दूसरा, आपको बूट स्पेस से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। भले ही अब टाटा की गाड़ियों में ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिल गई, लेकिन फर्क है भाई, एक नॉर्मल गाड़ी के बूट स्पेस में और एक सीएनजी के बूट स्पेस में फर्क रहता है। नेक्स्ट आती है हाइब्रिड व्हीकल। अब हाइब्रिड व्हीकल उस बंदे को लेना चाहिए जिसको बहुत ज़्यादा पंच नहीं चाहिए। अगर आपको पंच चाहिए, आप भगाओगे, तो हाइब्रिड व्हीकल भी आपका माइलेज नहीं देगा, वो प्रॉपर फिर आपके पेट्रोल पे ही चलेगा, तो वहां पे आपको अच्छे से माइलेज नहीं मिलेगी। आप हल्के पंजे से गाड़ी चलाते हो, आराम से मजे लेके चलाते हो, सुबह आपको ऑफिस जाना है, शाम को वापस आना है, वीकेंड्स पे या वीकडेज में जब भी आपको टाइम मिलेगा, आपको फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाना है, लॉन्ग ट्रिप पे ना, तब आप हाइब्रिड व्हीकल लीजिए, तभी वो आपको एक बेटर माइलेज दे पाएगा। लेकिन आपको भगाने का शौक है तो मैं आपको हाइब्रिड व्हीकल बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। अब लास्ट आ जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको तब लेना चाहिए जब आपका बिल्कुल फिक्स रूटीन है, तभी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल फायदा दे पाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल भाई सीएनजी की तरह है, अगर आप जितना ज्यादा चलाओगे उतना ज्यादा आप पैसा अपना बचाओगे। और काफी लोगों को ये रहता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ज्यादा महंगे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये सारी बातें होगी फ्यूल की। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेगमेंट। किस सेगमेंट में हमारे को जाना है? हमारे को हैचबैक लेनी है, हमारे को सेडान लेनी है, हमारे को अर्बन एसयूवी लेनी है। अब अर्बन एसयूवी वही होगी ना, हैचबैक को थोड़ा सा फुला के बड़ा कर दिया और थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा दी। हमारे को डी सेगमेंट की सेडान लेनी है, हमारे को फुल साइज एसयूवी लेनी है। ये आपको कैसे डिसाइड करना है? अगर आप ले रहे हो अपनी फर्स्ट कार और आप पहली बार ही चलाना सीखोगे उसी गाड़ी पे, एक तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप पहले प्रियोन लेके चेक कर लो। लेकिन अगर आपको प्रियोन नहीं लेनी, भाई मैं तो नई ही लूंगा, अब उसमें मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले हैचबैक लें। लेकिन भाई अभी ट्रेंड नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेंड चेंज हो गया है, सबको भाई एसयूवी 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 चाहिए। फर्स्ट टाइम में या तो भाई आप हैचबैक्स पे जाइए या आप माइक्रो एसयूवीज हैं, जैसे टाटा पंच हो गई, आपकी एक्स्टर हो गई, आपकी मारुति की इग्निस हो गई। इग्निस इज़ अ वेरी गुड कार, बहुत अंडररेटेड कार है। अगर आपका बजट 6-7 लाख के अराउंड है और आपको एक अच्छी हैचबैक या कह सकते हो माइक्रो एसयूवी चाहिए, तो मैं एक बार आपको जरूर कहूँगा कि आप एक बार इग्निस से ट्राई जरूर लेना। 1.2 लीटर जो उसका इंजन है ना, बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया इंजन है, चला के देखना, यू विल फील द डिफरेंस। स्विफ्ट वाले से कंपेयर मत करना, उससे अलग इंजन है भाई। सेडान स्किन को लेनी चाहिए। अगर आप ड्राइवर के साथ चलते हो, आपको आराम से पीछे बैठना है, तो सेडान से ज़्यादा कंफर्ट कोई नहीं दे सकता। लेकिन सेडान तभी लेनी है जब आपका मोस्टली जो ड्राइव है वो सिटी और हाईवेज पे रहने वाला है। उसमें आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी भी देगी, कंफर्ट भी देगी। जब आप कभी कभार खुद भी चलाएंगे तो आपको ड्राइव में आनंद आएगा। एसयूवी किनको लेनी चाहिए? जो कच्चे पक्के रास्ते पे चलते हैं, बाहर आना जाना ज्यादा रहता है, खुद से ड्राइव करते हैं। देखो एसयूवीज में इन एंड आउट थोड़ा सा इजी हो जाता है, थोड़ा सा एक हाईवे के ऊपर थोड़ी सेफ मानी जाती है। कहते हैं बड़ी गाड़ी है, थोड़ा सा हाईवे पे सेफ रहेगी। तो भाई ट्रेंड भी आजकल चला ही हुआ है, तो इस सिचुएशन में आप अपना एक एसयूवी ले सकते हैं। अब एक और सेगमेंट है भाई एमपीवीज, या की कैरेंस आ जाती है, मारुति की अर्टिगा आ जाती है, एक्सेल 6 आ जाती है। एक्सेल 6 इज अ वेरी गुड कार। उसके अलावा अब बोलेरो की नियो प्लस भी आ गई है, आप उसको भी कंसीडर कर सकते हो। ये जो सारी गाड़ियां हैं एक बड़ी फैमिली के लिए है, जिन 6-7 बंदों की फैमिली है और वो एक साथ ट्रैवल करना पसंद करते हैं, तो उनको लेनी चाहिए एमपीवी। आ जाता है एसयूवी, जिनको चलाने का बहुत ही ज्यादा शौक है, हाँ रोड किंग वाली फील चाहिए, हाँ एक बड़ी गाड़ी चाहिए, आप एक अपग्रेड कर रहे हो अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी से, तो तब आप ले सकते हो एसयूवी। और इसमें एक चीज और है, अब जैसे मैं आपको सेगमेंट बता रहा हूं ना, तो इसमें जो पिछला क्राइटेरिया मैंने बताया था फ्यूल वाला, वो काउंट कर लेना भाई। मान लो आपको एसयूवी चाहिए और आपको फ्यूल एफिशिएंसी भी चाहिए, तो फिर आप फुल साइज सेगमेंट एसयूवी पे नहीं जा सकते, फिर आपको जाना पड़ेगा क्रेटा, सेल्टोस, एलिवेट एंड इन सब गाड़ियों के ऊपर। इस सेगमेंट में आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको सेडान में जाना है तो आपको हुंडई वर्ना है, स्कोडा स्लाविया है, वर्टस है, होंडा सिटी है, इस सेगमेंट में जा सकते हैं। अगर आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए लेकिन हाइब्रिड में चाहिए, तब आप जा सकते हो हाई राइडर पे जा सकते हो, आप ग्रैंड विटारा पे जा सकते हो। तो ये सारी चीजें, इसलिए मैं आपको ना सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूं कि आपको ये पॉइंट कंसीडर करने, उस हिसाब से आप अपनी गाड़ी खुद से डिसाइड कर लोगे और आप गलत गाड़ी परचेज नहीं करोगे। अब आ जाता है उस सेगमेंट पे आने के बाद हमारे को कौन सा वेरिएंट लेना है। ये भी आज की डेट में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है भाई। कई कंपनी तो अपनी एक एक गाड़ी के 20-20, 22-22 वेरिएंट बना रखे हैं। कौन सी गाड़ी के सबसे ज्यादा वेरिएंट्स हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को। तो भाई वेरिएंट कैसे हमें डिसाइड करना है? अब इसमें मैं आपको एक चीज बोलूंगा, देखो काफी लोगों को फीचर्स पसंद होते हैं, जैसे मैं हूं, मुझे फीचर्स से इतना लगाव नहीं है। मुझे गाड़ी का इंजन अच्छा होना चाहिए, मुझे थोड़े बेसिक फीचर्स ही पसंद है, क्योंकि मेरे को थोड़ा मॉडिफिकेशंस का शौक है, ठीक है। तो मुझे वो अपने अकॉर्डिंग करनी होती है। बाकी हमारे जो पिताजी हैं वो भाई बिल्कुल खिलाफ होते हैं, वो हमेशा ये कहते हैं टॉप एंड मॉडल लेना है। लेकिन पिछली 1-2 गाड़ियों में मैंने भाई जो वेरिएंट्स हैं वो अपने हिसाब से लिए। जैसे मेरे पास जो लास्ट हैरियर थी वो XT-A थी, मतलब XZ टॉप एंड से एक कम थी। स्कॉर्पियन से आप समझ जाओगे कि परफेक्ट गाड़ी मैंने कैसे चूज करी।
देखो हर गाड़ी 100 के 100 नहीं होती, कहीं ना कहीं तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। देखो मेरे को चाहिए थी एक 4x4 एसयूवी, फुल साइज एसयूवी। फिर मैंने इसका वेरिएंट कैसे सिलेक्ट किया, जैसे मुझे 4x4 चाहिए था तो 4x4 सिर्फ इसके Z4 में आ रहा था, Z8 में आ रहा था, Z8L के अंदर आ रहा था। लेकिन Z8L के अंदर जो 4x4 था उसमें फीचर्स जो थे वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अपने हिसाब से चेंज करना है। और अगर मैं टॉप एंड मॉडल लेके अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करता हूं, 3-4 लाख लगाता हूं, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं खिलाएगा भाई, ये सच्चाई है। तो इसीलिए कहता हूं अगर आपको अपने अकॉर्डिंग थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है। और हाँ, एक चीज और है, मॉडिफिकेशन वही देखना जो प्लग एंड प्ले एंड जो आप एडिशनल एड ऑन कर पाओ। वो मॉडिफिकेशन मत सोच लेना कि यार बिल्कुल आउट ऑफ द वे हो जाके मुझे करनी है, गाड़ी के साथ ऑल्ट्रेशन नहीं करनी, वायरिंग के साथ कोई छेड़खानी आपने नहीं करनी है, क्योंकि वायरिंग के साथ अगर आपकी छेड़खानी तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। ऐसी चीजें जो प्लग एंड प्ले हो जाए वो आप कर सकते हो। अब वेरिएंट पे वापस आता है तो मुझे Z6 वेरिएंट ज्यादा पसंद आया था, लेकिन Z6 के अंदर भाई 4x4 नहीं था और सिर्फ डीजल था। खैर मेरे को तो लेना ही डीजल था, लेनी भी मैनुअल थी, तो इस हिसाब से फिर मैं चला गया Z4 4x4 मैनुअल पे। अब फिर उसके अंदर जो चेंजेस मुझे करने थे वो मैंने कर लिए। और बेसिक जो फीचर्स होते हैं वो आपको भाई लेने ही लेने चाहिए। मैं किस चीज पे तवज्जो देता हूँ, गाड़ी का सस्पेंशन वही रहता है, इंजन वही रहता है, और जो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जैसे पुश स्टार्ट हो गया, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स हो गया, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, इनकी कोई ऐसी खास जरूरत नहीं होती है। Z4 से एक चीज और क्या स्टार्ट हो रही थी कि इसके अंदर जो रियर एसी है उसका अलग से अपने को नॉब मिल रहा था, वो अपने आप हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, उसका अलग से था, आगे वाले एसी से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो जो बेसिक फीचर्स थे जो मुझे चाहिए थे, गाड़ी के अंदर पावर स्टीयरिंग आ रहा है, खैर पावर स्टीयरिंग सब गाड़ियों में आता है, एसी सब गाड़ियों में आता है। उसके अलावा सेफ्टी फीचर्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, एयर बैग, ABS, EBD, हिल असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एयर बैग्स कितने आ रहे हैं, गाड़ी की सेफ्टी कैसी है, इन चीजों पे ध्यान देना है। इंटरलॉकिंग भी लगभग आजकल सभी गाड़ियों में आ ही रही है, पावर विंडोज भी आ रहे हैं, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्ट भी आपको लगभग लोअर वेरिएंट में मैनुअल तो मिल ही जाती है, AC मिल जाता है। तो जो बेसिक फीचर्स है आपको मिल जाते हैं, जैसे अलॉयज हो गए, हेडलाइट्स हो गई, म्यूजिक सिस्टम हो गया, सीट कवर्स हो गया, गाड़ी की रूफ होगी, इन सबको प्रीमियम बनाने के लिए आप अपने एंड से ये काम करवा सकते हो, अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो ऐसे आपको भाई अपना वेरिएंट सेलेक्ट करना है। खाम खा के जो फीचर्स होते हैं ना उनको भाई तवज्जो मत देना, अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो, अदरवाइज गो विद द टॉप एंड वेरिएंट। ये सारी बातें हुई, लास्ट आ जाते हैं किस कंपनी की गाड़ी लेनी है। भाई वही मैंने बताया कि जब ये आप सारे पैरामीटर्स करते हुए आ जाएंगे, उसके बाद ना छटनी हो जाएगी गाड़ियों की कि आपको कौन सी कंपनी की गाड़ी लेनी है। देखो आपने बजट डिसाइड कर लिया, आपने फ्यूल कर लिया, सेगमेंट कर लिया, फीचर्स डिसाइड कर लिए, सारे आपने नोट डाउन कर लेना कि मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए। उसके बाद फिर आपको देखना है कि किस कंपनी में कौन से फीचर्स किस प्राइस सेगमेंट पे मुझे ये मिल रहे हैं, उससे आपकी और चटनी हो जाएगी। उस टाइम पे एक चीज़ और नोटिस करना, काफ़ी गाड़ियां हमारे इंडिया में ना अंडररेटेड है, और इन अंडररेटेड कार्स के ऊपर भी भाई अब हमारे वीडियो आने स्टार्ट होंगे कि भाई वो गाड़ियां तो बहुत अच्छी हैं लेकिन लोग उनको दिखा नहीं रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे। निसान की मैग्नाइट है, 4 स्टार रेटेड गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, 10 लाख के अराउंड भाई आपको उसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाता है, वो भी CVT, बहुत अच्छी चलती है गाड़ी। रेनो की काइगर हो गई है, स्कोडा की भी गाड़ियां हैं, और भी बहुत सी कंपनीज हैं जिनकी गाड़ियां हैं जो लोग लेते नहीं हैं, और फिर कंपनी सोचते हैं यार अपना पैकअप करके चलना चाहिए, और जाने के बाद वो कंपनियां फिर लोगों को याद आती हैं। सेम ऐसा फोर्ड के साथ होता। अब जितनी उत्सुकता लोगों ने दिखा रखी है ना फोर्ड एंडेवर के लिए, मुझे नहीं लगता कि आने के बाद लोग इतनी एक्साइटमेंट दिखा पाएंगे। बाकी आप बताना कमेंट बॉक्स में, क्या इतनी उत्सुकता बनी रहेगी लोगों की, क्योंकि भाई यहाँ पे मूड बहुत जल्दी चेंज होता है। आ जाता है तो याद आता है, सामने होता है तो बिल्कुल याद नहीं आता। ये हर सेगमेंट में होता है, चाहे गाड़ी ले लो चाहे इंसान ले लो, किसी में भी ले लो, फिलॉसफी क्लास नहीं है ये। बात करें थे हम कंपनीज की, कंपनीज में आपको ये देखना है कहां पे आपको बेस्ट डील मिल रही है, कौन सा सर्विस सेंटर आपके घर के नजदीक है, कौन आपको बेहतर सर्विस दे पाएगा। और हाँ, और रही बात रीसेल की, क्या इस गाड़ी की तो रीसेल नहीं है, तो भाई मैं आपको बता देता हूं आज की डेट में लगभग गाड़ियों की रीसेल वैल्यू नहीं है। टाटा की हैरियर भाई इतनी जबरदस्त गाड़ी है, लेकिन अगर आप उस गाड़ी को बेचने जाते हो ना तो रीसेल नहीं है। प्राइस रिवील नहीं करूंगा, लेकिन भाई रीसेल वैल्यू काफी कम है। सीधा भाई साहब 2-2, 4-4, 5-5 लाख तोड़ देते हैं लोग, ठीक है। तो वही बात है। तो ऐसे ही और भी बहुत सी गाड़ियां, आप फॉर्च्यूनर की बात करते हो कि फॉर्च्यूनर की रीसेल वैल्यू अच्छी है, नहीं। आपको 6 महीने के अंदर पुरानी चली हुई फॉर्च्यूनर 7 से 8 लाख रुपए टूट के मिल जाती है। बताओ और क्या लोगे इससे बड़ी बात। बेचने वाला और खरीदने वाले की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। और एक चीज़ और भी है, कई लोगों को ये लगता है कि जो हम एक्सेसरीज लगवा लेते हैं उनका पैसा नहीं मिलता। तो भाई माना कि आपने वो एक्सेसरीज अपने शौक के अकॉर्डिंग लगवाई थी, लेकिन उस गाड़ी को वही बंदा पैसे दे पाएगा जिसको वो एक्सेसरीज चाहिए होती है, अदरवाइज तो सबके लिए वेस्ट ही है।
ठीक है, ये चीज डिपेंड करती है गाड़ी की सेफ्टी की। बेस्ट डील और किस टाइम पे आपको गाड़ी परचेज करनी चाहिए, इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। पूरे डिटेल के साथ आपको बताऊंगा, जैसे इस वीडियो मैंने आपको पूरा डिटेल बता दिया कि ये गलतियां मत करना, आप गाड़ी बहुत अच्छी परचेज कर लोगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ भाई शेयर करना, ताकि उन तक भी नॉलेज पहुंचे भाई। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। एंड सब्सक्राइब का बटन भी दबाते हो जाना, हाँ, एंड साथ में बेल आइकन भी। बाय बाय।